स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और मैट्रिक्स का ये 4th लेक्चर होगा। हम लोग 3rd लेक्चर तक डिस्कस किए थे। यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशंस वगैरह सब है मैट्रिक्स में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। डेफिनेशन को सही से हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो IIT का भी जो क्वेश्चंस है मेन और एडवांस का, वो सब भी डेफिनेशन से लिंक होता है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड रहता है। हर चीज़ को बारीकी से समझना है। जैसा कि हम सब दिन बोलते हैं, मैट्रिसेस में थ्योरी के मामले में कुछ भी डिफरेंस नहीं है बोर्ड और IIT के सिलेबस में, ठीक है। क्वेश्चंस IIT एडवांस में एक से एक है स्टैंडर्ड, मानते हैं इस बात को, लेकिन थ्योरी लगभग उतना बोर्ड में भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग सही से समझना सब चीज़ को। जैसे 13 मार्क्स का सिलेबस है बोर्ड के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन मैट्रिक्स से ही रहता है, डिटरमिनेंट से कम रहता है, ठीक है। तो यानी कि 13 है तो तुम्हारा 7 और 6 या 8 5 रह सकता है, ठीक है। इस तरह कॉम्बिनेशन रहता है। तो हम लोग मैट्रिसेस को थोड़ा ज़्यादा अच्छा से क्लियर करेंगे। और आगे भी हम लोगों को 12th के बाद के सिलेबस में मैट्रिसेस से काफ़ी काम है, ऐसा बताया था आप लोगों को, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को अच्छे से समझना है, डेफिनेशन सबको। तो अभी तक हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस तो शुरू में ही देख लिए थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखे, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लास्ट क्लास में देखे उसको हम लोग, उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज है आगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना सही से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और कैसे होता है, इसको समझते हैं हम लोग से, ठीक है। इफ A इक्वल टू Aij, ऑर्डर है m/n, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिफाइंड एज, या तो हम A ट्रांसपोज को ऐसे पावर T लिखते हैं या इसी को A' लिखते हैं। ये दोनों ही ट्रांसपोज का सिंबल है। और ये क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, AJI हो जाएगा, और ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा, n/m हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल करवाते हैं। देखो, मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है ABC LMN, और ऑर्डर है इसका कितना, 2/3। तो A ट्रांसपोज अगर लिखना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ABC LMN, और ऑर्डर क्या दिख रहा है, 3/2, ठीक है। देखो A12 था तो वो A21 की जगह पर आ गया, A13 था तो 31 की जगह पर आ गया, ये A22 था, ठीक है, तो ये A22 ही है। A23 था तो 32 हो जाएगा, है ना। सब इंटरचेंज हो गया है, यानी कि इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है, ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल कुछ करवाते हैं, देखिए 3 5 7 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2/2 है। तो A ट्रांसपोज भी सेम ऑर्डर करेगा लेकिन इंटरचेंज कर जाएगा, 3 5 7 9। ये मत समझना कि दोनों मैट्रिक्स सेम है ना, इसका डिटरमिनेंट भले सेम है लेकिन ये मैट्रिक्स अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो तो ठीक है, अपना सेम ही रहेगा, ठीक है। A का डिटरमिनेंट बराबर ट्रांसपोज A का डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे भी। लेकिन मैट्रिक्स दोनों अलग अलग है। सेम मैट्रिक्स तभी होगा जब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, ये तो ठीक है। बट A12 यहाँ पे A12 के बराबर नहीं है तो इक्वल कैसे होगा, ठीक है। जैसे A इक्वल टू 2 3 5, ये कौन सा ऑर्डर है, 1/3, ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 5। ये रो मैट्रिक्स था, हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, 3/1 हो जाएगा। इस तरह से हर मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है।
अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है, मान लो I2 1 0 0 1, तो अगर इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो सेम होगा। कभी कभी सेम हो जाता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। 1 0 0 1, ठीक है, ऑल्सो I2। बाकी इसका प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल कराते हैं, जगह है, जैसे A इक्वल टू 2 3 5 0 1 -2 वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो इसका A ट्रांसपोज अगर निकालना है तो ये बताओ ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/2 है। ट्रांसपोज निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 2 5 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, 3 0 -2, दिस इज़ 2/3 ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से हर मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब क्या है डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इसको हम डिस्कस करते हैं, आप लोग समझना सही से। ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टीज़ है इसको आप लोग अच्छे से समझना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ है। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, उसको फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वापस से मैट्रिक्स मिल जाएगा। उल्टा कोई चीज़ को उल्टा दो और फिर से दोबारा उल्टा दो तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। वही बात है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स है 2 3 5 1 0 7, ए ट्रांसपोज निकालो, क्या हो जाएगा? 2 3 5 1 0 7, ठीक है। और ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो, फिर से इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 1 0 2 3 5 है ना, और 1 0 7। वापस से देखो मैट्रिक्स ए हो गया, नहीं जो मैट्रिक्स था वो ये आ गया, फिर से ये प्रॉपर्टी था, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। डैश लिखो या टी लिखो, एक ही बात होता है, ठीक है। टी ही लिखते हैं, डैश भी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सबको आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इन जनरल A1 प्लस B1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN, बहुत सारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, सब हो जाएगा। A1 ट्रांसपोज, A2 ट्रांसपोज, A3 ट्रांसपोज अप टू AN ट्रांसपोज। हाँ, ये एडिशन तभी डिफाइंड होगा जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा, नहीं तो फिर एडिशन लिखना ही गलत होगा। ये सब बात तो अंडरस्टूड रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर हम पुट कर दें एक नया फार्मूला, ये तो फार्मूला है ही खुद में, इससे एक नया फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। A1 इजकल टू A2 इजकल टू A3 इजकल टू अप टू AN, सबके जगह पे A पुट कर देते हैं, एक नया फार्मूला बन के आएगा। A टाइम्स NA का होल ट्रांसपोज और N इंटू ट्रांसपोज है। यानी किसी मैट्रिक्स में n गुना कर दो और ट्रांसपोज करो, या n बाहर कॉमन लेके ट्रांसपोज करो, बात एक ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 3A का ट्रांसपोज इजकल टू 3 इंटू ट्रांसपोज ऑफ है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, माइनस के लिए भी तो सेम रूल रहता है। A माइनस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज A माइनस ट्रांसपोज B हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A इंटू बी का ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा मल्टीप्लाई होता है, ट्रांसपोज बी इंटू ट्रांसपोज, डायरेक्ट भी पूछता है ना ये फॉर्मूला के रूप में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब A इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज A इंटू ट्रांसपोज बी नहीं होगा, ट्रांसपोज B इंटू ट्रांसपोज A होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में A इंटू बी और B इंटू A सेम नहीं होता है ना, ऐसा बताए थे पिछले क्लास में।
3 भी रहेगा तो चलेगा। अगर ए बी सी का ट्रांसपोज रहेगा सब उल्टा चलेगा, ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए, ठीक है। सो नोट करो। 5 नंबर देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो ए है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। आगे प्रॉपर्टी बताएंगे डिटर्मिनेंट का। कोई एग्जांपल देख लो। इस मैट्रिक्स से है 2 5 7 9, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना देगा। डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, पर डिटर्मिनेंट का साइन लिखना, बताए थे। 18 माइनस 35 माइनस 17, और अगर ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा 2 5 7 9, और अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 7 5 9 ऑल्सो 18 माइनस 35 ऑल्सो माइनस 70। तो आप देख सकते हो ए इजकल टू ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट बराबर ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। 6 नंबर। यूनिट मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, बताए भी थे एग्जाम्पल में पीछे। 7 नंबर। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इजकल टू ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रेस मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रेस हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसी में एग्जांपल देख लो ना, मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालो तो क्या होगा 9 2 11, ट्रांसपोज ए का ट्रेस निकालो 2 + 9 ये भी 11, दोनों के इक्वल है ना। चलो आगे देखते हैं। 8 नंबर। A is diagonal matrix, then transpose A is also a diagonal matrix. मतलब रो कॉलम इंटरचेंज होगा तो डायगोनल चेंज नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन था, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होगा। तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल वही मेंटेन रहता है। एक एग्जांपल बता देते हैं, देखो A इक्वल टू 2 0 0 0 5 0 0 0 3 है मान लो, ठीक है। अब तुम इसका ट्रांसपोज निकालो तो ये 2 0 0 इधर आ जाएगा, 0 5 0 इधर आ जाएगा, 0 0 3 इधर आ जाएगा। देखो आपस में सेम मिल गया ना, तो इसलिए वापस से सेम डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा और वही मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए, है ना। तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा सेम। 9 नंबर। इफ ए इज स्केलर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ए इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना वो सारा सेम होना चाहिए। जो डायगोनल मैट्रिक्स है और प्रिंसिपल डायगोनल सारा अगर सेम हो जाएगा तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो उसका ट्रांसपोज भी तो सेम होगा ना फिर।
ना। देखते हैं इसका एग्जाम्पल का बाद। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है। मैट्रिक्स है 2 0 0 2, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज भी करेंगे तो सेम देगा ना, 2 0 0 2, दैट इज ऑल्सो मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि स्केलर मैट्रिक्स देगा तो ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स एक के बराबर हो जाता है। ठीक है। 10 नंबर, इफ A is the singular, if A is singular matrix, ठीक है, singular matrix, then transpose A is also singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 नहीं, जैसे कि हम जानते हैं डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है ना सिंगुलर में, नॉन सिंगुलर में नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैट्रिक्स ए लेते हैं 2 5 4 10, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा? 2 5 4 10, 20 माइनस 20 कितना आ गया? 0, मतलब सिंगुलर है। और इसका ट्रांसपोज निकालो, 2 5 4 10, और यहाँ से अगर हम डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज और फिर निकालते हैं, कितना देगा? 2 4 5 10, ऑल्सो 20 माइनस 20 कितना आ गया? 0। यानी कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स था तो ट्रांसपोज ए भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ऐसे भी डिटरमिनेंट में पढ़े थे कि रो और कॉलम इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। तो ट्रांसपोज करने में क्या होता है? रो और कॉलम ही तो इंटरचेंज होता है, इसीलिए वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, इफ ए इज upper triangular matrix, then transpose A is lower triangular matrix। अगर A upper triangular है तो A ट्रांसपोज लोअर ट्रायंगुलर होगा, और वाइस वर्सा भी। ठीक है, इसका उल्टा भी चलेगा, यानी लोअर ट्रायंगुलर है तो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा ट्रांसपोज। जैसे एग्जांपल देखो, 2 अपर ट्रायंगुलर बनाना है, 2 5 3 0 7 8 0 0 1, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रांसपोज ए इसका निकालो, ये तो जानते हो तुम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ट्रांसपोज ये निकालो, 2 5 3 0 7 8 0 0 1। देखो ये लोअर ट्रायंगुलर, नीचे का डायगोनल के नीचे, डायगोनल के ऊपर का सब 0 होगा तो लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे का सब 0 होगा तो अपर ट्रायंगुलर, तो ये लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, और ये था प्रॉपर्टी में। ठीक है, बाकी नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स होगा तो उसका भी ट्रांसपोज नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये सब था ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज़, इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर n बाई n है, n बाई n इंडिकेट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे DET, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते।
डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का साइन होता है, डिटरमिनेंट साइन देते हैं ए आई। जैसे अगर मैट्रिक्स है A11 A12 13 21 22 23 31 32 33, तब इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स का साइन हटा कर डिटरमिनेंट का साइन दे दो। A11 12 13 A21 22 23 31 32 और 33। अब इसका जो भी वैल्यू होगा एक्सपेंड करने के बाद अगर नंबर रहेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट होने का क्या प्रॉपर्टीज सब होता है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीछे बताए हुए थे, ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ट्रांसपोज ए। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन भी इस पर डायरेक्ट आता है। के इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो के टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। जहाँ पर एन जो है ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। जैसे एग्जांपल लेके इसका करवाते हैं, देखो अगर मैट्रिक्स ए है, मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो तुम जानते हो के क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाइड हो जाएगा। के A1 के B1 के C1 के E2 के B2 और के C2 के A3 के B3 और के C3। और अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ के ए अगर निकालते हैं, उस साइड लिखते हैं, नोट करो। अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ के निकालते हैं तो अब मैट्रिक्स का साइन हट के डिटरमिनेंट साइन हो जाएगा, ठीक है। के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिटरमिनेंट के लिए क्या रूल होता है कि एक रो से हम एक कॉमन ले सकते हैं, दूसरे रो से भी के है कॉमन आ जाएगा, तीसरे से भी के है तो के पावर 3 कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं के पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर n का वैल्यू 3 था ना, जो फार्मूला लिखे थे वहाँ n था, क्योंकि वहाँ n ऑर्डर था, यहाँ 3 आया है। क्यों आया 3? क्योंकि 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे मैट्रिक्स ए है 2 1 0 5, ठीक है। अगर हम 3a लिखते हैं, क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें सारे में, 6 3 0 15। अभी हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं, 3a का डिटरमिनेंट, तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ 6 3 0 15 कितना होगा 90। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं दूसरा मेथड से, ठीक है। 3a जैसा कि हम देख रहे हैं, 3a का डिटरमिनेंट अगर हम लिखते हैं तो क्या आ रहा है 6 3 0 15। तो हम यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया 2 1 0 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया 10, कितना हो गया 90।
तो इस प्रकार हम लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। थर्ड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1। किसी भी ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 हो जाएगा। जैसे I3 है, क्या होता है 1 I3 मैट्रिक्स है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसका डिटर्मिनेंट निकालो I3 का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैलकुलेट कर लो। 1 इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 0, और बाकी तो 0 ही मतलब 1। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर करेगा ना उसका वैल्यू 1 होगा। फोर्थ नंबर, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सीधे सीधे ABC लिख दो। ठीक है, सारा डायगोनल प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत अच्छा काम आता है इस कैलकुलेशन में। ठीक है, डिटर्मिनेंट का और प्रॉपर्टी आगे अटैच होगा। जैसे आगे हम एडजॉइंट पढ़ाएंगे, इन्वर्स पढ़ाएंगे, वहाँ भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाएगा। तभी जितना पढ़ाए इतना रखिए, आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप अच्छा से समझना। ठीक है, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑर्डर n बाय n, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज A या Aij इज इक्वल टू Aj। ठीक है, A इज इक्वल टू ट्रांसपोज होगा, Aij इज इक्वल टू Aj। ठीक है, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल A इज इक्वल टू, अगर AHG HBF GFC, ये एग्जांपल हम लेते हैं इसलिए कि स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट था पिछले होने के लिए, कंडीशन याद भी होगा इसलिए लेते हैं। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, AHG जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा AHG। सेकेंड रो क्या है HBF, थर्ड रो क्या है GFC, और आप देख सकते हो वापस से मैट्रिक्स A मिल गया। A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाना मतलब A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो Aij बराबर Aj। डिटर्मिनेंट में तो पढ़े ही थे, जैसे A12 है H, A21 भी H, A13 है G, A31 भी G है, A23 F है, तो A32 भी F है। डायगोनल कुछ हो सकता है। जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, 2 5 7 कुछ भी ले लिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ 5 लिए तो यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ भी ले लो। ठीक है, मान लो 1 -3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 7 लिए तो यहाँ 7 ही रखना पड़ेगा, यहाँ -3 रखना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी ले लो, मान लो 6 ले लेते हैं।
ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज करोगे, देखो डायगोनल के अबाउट जो है ना एलिमेंट सिमेट्रिक है। अगर डायगोनल पे एक मिरर रख दें 5 5 7 7 -3 -3 एक इमेज बना रहा है, ठीक है। यानी इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो वापस से देखो क्या होगा, 2 5 7 5 1 -3 7 -3 6, यानी वापस से मैट्रिक्स ए मिलेगी। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए दिया हुआ 2 5 5 7, ये 5 है तो यहाँ 5 है, देखो ये 1 2 ये 2 1 बराबर है। ये तो डायगोनल है ना, 1 1 2 2, तो इंटरचेंज भी करेंगे तो सेम रहेगा। और अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो 2 5 और 5 7, तो वापस से मैट्रिक्स ए दे दिया, इसलिए ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके आगे हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक देखेंगे, नोट करो। हम लोग देखते हैं इसी में एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर ऑल्सो n बाय n, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम रहेगा। इज एसक्यू सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज ए, या एलिमेंट के अंदर जाएंगे तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ये वाला चीज़ हम डिटर्मिनेंट में भी पढ़े थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज नहीं था, इसलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आ गया, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्पीड भी निकाल रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक हम अच्छा से पढ़े हुए थे फिफ्थ लेक्चर में शायद, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका कुछ एक दो इसमें पॉइंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसका पॉइंट 1, ऑल प्रिंसिपल diagonal elements of SQ symmetric matrix are 0। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। क्यों होगा 0, देखो यहाँ से, चूँकि ए आई होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इज इक्वल टू माइनस ए आई है। अब इसको इधर ले आओगे तो 2 इंटू ए आई इजकल टू 0, कैलकुलेट करोगे तो ए आई इजकल टू 0, और आई क्या इंडिकेट करता है, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, नहीं तो सारा का सारा 0 होगा, ठीक है। यानी किसी भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जरूर 0 होता है। एक दो पॉइंट और लिखाते हैं, हालांकि डिटर्मिनेंट में सिर्फ क्वेश्चन सब भी था, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ odd order SQ symmetric matrix is 0। किसी भी ऑड ऑर्डर SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर SQ symmetric matrix is a perfect square। इस सब पे क्वेश्चन भी था डिटर्मिनेंट चैप्टर में, नहीं सीट में, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इवन ऑर्डर SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ऑर्डर का हमेशा 0 होगा। तो देखते हैं एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स ए लेते हैं, यहाँ तो 0 ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन है। यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 3 5 ले लेते हैं। यहाँ 3 लिए तो यहाँ -3 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 ही रखना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी ले लो, मान लो हम 6 ले लेते हैं। यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ -5 रखना पड़ेगा, यहाँ -6, यहाँ 0।
ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है देखो, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। 0 3 5 -3 0 6 -5 -6 0, और अगर माइनस कॉमन ले लोगे क्या देगा, 0 3 5 -3 0 6 और -5 -6 0। तुम देख पा रहे हो माइनस ए है, ट्रांसपोज करने पे माइनस ए होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जैसा कि लिखा हुआ ए बराबर माइनस ट्रांसपोज, माइनस से गुना कर दोगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज ए बराबर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और ये भी देख लो ये वाला कंडीशन फुलफिल कैसे कर रहा है। जैसे ये 1, ये क्या है 1 2 है, देखो माइनस ए 2 1 के बराबर, 2 1 कितना है -3, उसमें माइनस लगा दो तो इसके बराबर हो जाएगा ना। ये A1 3 है और A3 1 कितना है -5। ठीक है, तो A1 3 जो है -A3 1 के बराबर है। A2 3 कितना है 6, वो माइनस ऑफ A3 2 के बराबर है। ठीक है, और प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होगा। और इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा, निकाल के देख लेते हैं अभी। ठीक है, नोट करो, डिटरमिनेंट निकालते हैं। बताए थे कि हम बिना निकाले भी डायरेक्ट 0 बता सकते हैं, लेकिन निकाल के बता सकते हैं। 0 3 5 -3 0 6 -5 -6 और 0। ठीक है ना, सॉल्व करो तो 0 ही हो गया। -3 इंटू ये और ये ख़त्म 0 +30 नहीं, +5 इंटू ये और ये ख़त्म 18 ना, -0 कैलकुलेट करोगे -90 + 90 क्या हो गया 0, और ये पहले से पता था कि 0 आने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं इवन ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ 0 ही होगा, अगर यहाँ -3 ले लेंगे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 3, ये 0। अब इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा 0 -3 इधर 3 0 इधर, है ना। और अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं 0 -3 3 0, दिस इज -a। अगर ट्रांसपोज ए इक्वल टू -a हो जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसीलिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका डिटरमिनेंट निकालो तो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड का डिटरमिनेंट कहा जाएगा 0 -3 3 0। वैल्यू निकालो 0 +9 और ये 3 के स्क्वायर, बताए थे परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। अगर इवन ऑर्डर यानी कि यहाँ 2/2 ऑर्डर है ना, तो इवन ऑर्डर है उसका डिटरमिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा। 4 ऑर्डर लेंगे तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा, 5 ऑर्डर लेंगे तो 0 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। देखो हम फार्मूला में लिखे थे क्या, ट्रांसपोज ए बराबर माइनस ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज है नहीं, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ट्रांसपोज ए बराबर माइनस ए, दोनों सेम बात है, अलग बात नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं रहना यहाँ पे। ये जो है ना दोनों सेम बात है। ठीक है, और इसका देखो A12 -A21 के बराबर है। A12 क्या है -3, इसमें एक और माइनस लगा दो +3 2 1 है ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, डिटरमिनेंट भी पढ़े हुए थे, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं। ठीक है, समझना सही से। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं सही से। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से समझना, प्रॉपर्टी सबसे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इफ ए इज, या ऐसे लिखते हैं ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स must be written as sum of
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी होगा बोर्ड में भी, ठीक है। समझना सही से। मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस ट्रांसपोज ए बाई 2 प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ए बाई 2। इसको लिखने में तो कोई आपत्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लस ट्रांसपोज ए बाई 2 और माइनस ट्रांसपोज ए बाई 2 तो कट जाएगा, और ए बाई 2 और ए बाई 2 मिलकर क्या हो जाएगा? ए, मतलब ए को ही लिखा गया। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो पार्ट है ना, ये है सिमेट्रिक पार्ट, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। कैसे है वो समझा रहे हैं। सिमेट्रिक, देखो बेटा कैसे ये सिमेट्रिक पार्ट है, कैसे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये समझना है। तो अगर हम इसको जीरो कर दें, इसको जीरो कर देंगे तो कौन बचेगा? ये। और इसको जीरो करने पे क्या, इसको भूल जाओ अभी, इसको जीरो करने पे क्या कंडीशन देगा? जीरो करो इसको, ए बराबर ट्रांसपोज है, और ए बराबर ट्रांसपोज है किसका कंडीशन है? सिमेट्रिक का, इसलिए ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर इसको जीरो कर दोगे तो कौन बचेगा? ये। और अगर इसको जीरो करोगे तो कंडीशन क्या देगा? ए प्लस ट्रांसपोज ए जीरो, तो ए इजकल टू क्या होगा? माइनस ट्रांसपोज ए, और ए इजकल टू माइनस ट्रांसपोज ए किसका कंडीशन है? स्क्यू सिमेट्रिक का। देखो लिखा होगा ए इजकल टू माइनस ट्रांसपोज ए, स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है, नहीं? तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो ए प्लस ट्रांसपोज ए बाई 2 सिमेट्रिक पार्ट, और ए माइनस ट्रांसपोज ए बाई 2 स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अगर हम 2 को हटा भी देंगे तब भी ये सिमेट्रिक मेंटेन रहेगा, इस 2 को हटा देंगे सिमेट्रिक मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर अलग से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ए प्लस ट्रांसपोज ए हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ट्रांसपोज ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आगे हम प्रॉपर्टी और कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट करिए। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लो ए, कोई मैट्रिक्स ले लो, है ना, 2 5 7 9, ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। और हम ट्रांसपोज ए निकालते हैं, क्या होगा? 2 5 7 9, ठीक है। और ए प्लस ट्रांसपोज ए निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस ट्रांसपोज ए क्या होगा? 2 5 7 9 प्लस 2 7 5 9, ऐड करो 4 12 12 18। तुम देख पा रहे हो ये सिमेट्रिक है, A12 A21 के बराबर, ठीक है। डायगोनल से तो कोई मतलब नहीं होता है सिमेट्रिक को। अगर हम 2 से डिवाइड भी कर दें, मान लो A प्लस ट्रांसपोज A बाई 2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4 12 12 और 18। कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा? 2 6 6 9, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो, इसलिए बताए थे कि ये सिमेट्रिक पार्ट होता है। देखो सिमेट्रिक है। और अब हम निकालते हैं ए माइनस ट्रांसपोज ए, ठीक है। तो ए माइनस ट्रांसपोज ए निकालो। ए मतलब कितना है? 2 5 7 9 माइनस ट्रांसपोज ए कितना है? 2 7 5 9। कैलकुलेट करो, देखो ये 0 आ गया, ये -2, ये 2, ये 0। इसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। अगर हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ए माइनस ट्रांसपोज ए बाई 2, तो क्या देगा? 0 -1 1 0, ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम इसको लिख दें फिर से, देखो ए प्लस ट्रांसपोज ए बाई 2 प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ए बाई 2, तो वापस से ए आ जाएगा। कितना आया? 2 6 6 9 प्लस 0 -1 1 0, ऐड करो, ये 2 हो गया, 6 - 1 5 हो गया, 6 + 1 7 हो गया 9, वापस से मैट्रिक्स ए आ गया ना। देखो तो यानी कि जैसा कि हम बताए थे कि मैट्रिक्स ए को ए प्लस ट्रांसपोज ए बाई 2 प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ए बाई 2 लिख सकते हैं, और ये पार्ट होता है सिमेट्रिक
मैट्रिक्स और ये पार्ट होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी को वेरीफाई किए हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, नोट करिए। प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ट्रांसपोज ए एच सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ट्रांसपोज ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। अच्छा से प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, हम काफ़ी डिटेल में बता दे रहे हैं। थर्ड नंबर, if A is any symmetric matrix, then K into A plus transpose A to the power any number are also symmetric. Fourth number, if A is any skew symmetric matrix, then यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, के ए माइनस ट्रांसपोज and A to the power any odd number are also skew symmetric matrix. SSM means skew symmetric matrix, ठीक है। और A plus transpose and A to the power any even number, to an even number होता है, are symmetric matrix, are symmetric। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के इंटू ए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में, या ए माइनस ट्रांसपोज ए करेंगे, या ए टू द पावर एनी ऑड नंबर, 2n + 1 ऑड नंबर होता है, आर ऑल्सो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट ए प्लस ट्रांसपोज ए या ए के पावर एनी इवन नंबर, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर, if A and B are two symmetric matrices, then अगर A और B 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब आपका A प्लस B, A माइनस B, AB प्लस BA are also symmetric matrix, symmetric matrices, but AB minus BA is skew symmetric। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इज skew symmetric matrix, ठीक है। 6th नंबर, if A and B are two skew symmetric matrices,
देन अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज होगा तब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए आर ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट ए बी प्लस बी ए यहाँ भी सिमेट्रिक होगा, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SM मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट किए। आज हम लोग काफ़ी डिटेल में थ्योरी पढ़े हैं और काफ़ी सारा थ्योरी डिस्कस किए हैं। इस पर बहुत सारा एग्जांपल्स है, आपके NCERT बुक में भी पूरा एक्सरसाइज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर है एक, तो उसको ज़रूर एक बार बना लेना है बेसिक लेवल का। इस पर हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग यहीं तक आज क्लास रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और फिर एडजॉइंट और इन्वर्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए, चूँकि यहाँ तक हम लोग आज थ्योरी ज़्यादा पढ़ाए हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लास हो गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्लास में कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और फिर हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझते जाइएगा सब चीज़ को। वीडियो में देखिए थोड़ा स्पीड भी क्लास होता है तो आप लोग वापस से रिप्ले कर करके देख सकते हैं, है ना। जितना बार नहीं समझ में आएगा तो फिर से वापस देख सकते हैं, ये बेनिफिट तो है ही हम लोग के पास। तो अच्छे से रिवाइज करना है और साथ साथ में जैसा कि हम बताए थे, जो लोग परमुटेशंस का क्लास नहीं कर रहे हैं, परमुटेशन का भी क्लास अपलोड कर रहे हैं, वो भी साइड से रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है, 2 बैच में नहीं पढ़ाए हुए थे बैच में, उसको करना है। और जो न्यू स्टूडेंट 12th के हैं या 11th के न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि कमिंग सेशन में आने वाले, जो इस बार 10th एग्ज़ाम दिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का भी लेक्चर अपलोड किए हैं एक। इसके बाद और भी लेक्चर्स आएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग रिवाइज कर लेना। खास करके 12th वाले स्टूडेंट जो पहले से मेरे यहाँ नहीं पढ़े थे, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है उस क्लास को करना, क्योंकि उसका काम कैलकुलस में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अभी तो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में उतना काम नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स का, बट कैलकुलस सब जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको करिए। देखिए वीडियो लेक्चर में थोड़ा होता है क्या कि हम लोग जैसे अब सामने बच्चे नहीं होते हैं तो 2-3 तरह का इश्यू होता है। एक तो जो चेहरा का एक्सप्रेशन होता है, या कुछ चलो खाली क्लास से पढ़ा रहे हैं तो ये लगता है कि चलो भाई एक्टिंग करना है या कुछ अपना पढ़ा रहे हैं चुपचाप से। अगर सामने बच्चे होते हैं तो डिस्कस का काम होता है वो, ठीक है। कोई बच्चे को नहीं समझ में आया तो उसको डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं कि बच्चे क्वेश्चन करें कि भाई ये चीज़ नहीं समझ आया, दोबारा समझाइए, तिबारा समझाइए। तो ये सब थोड़ा इशू तो होता ही है ऑनलाइन में। प्लस क्वेश्चंस में भी थोड़ा बहुत, जैसे कि मैथ्स में खास करके क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस करना होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको फेस कर रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में थ्योरी को पढ़ा रहे हैं। और उम्मीद हम करते हैं कि जितना भी लोग वीडियो में अभी पढ़ा रहे हैं, डाल रहे हैं वीडियो लेक्चर, उसमें कंटेंट का बहुत कमी रहता है। मतलब जैसे जो लोग JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं खास करके, तो उसके लिए कहीं न कहीं बहुत कुछ मिस हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो मैक्सिमम उसके यहाँ पे स्टूडेंट है, लेकिन उसको देखते हैं कैलकुलस स्टार्ट किए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। अब सोचिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब इन्वर्स फंक्शन होता है एक तरह से, ठीक है। अब फंक्शन नहीं पढ़ा है, सीधे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो जब भी हम IIT लेवल का या जो अच्छा क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा फंक्शन को उसमें काम पड़ेगा। तो बिना फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नो का IIT के क्वेश्चन बना पाना मेरे समझ से बहुत मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन है, ठीक है। हाँ, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन NCERT में तो कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है वो तो कर सकता है लोग, लेकिन थोड़ा भी कंपटीशन का अप्रोच रखेगा तो नहीं कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं किसी का बहुत मैक्सिमम टीचर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही कैलकुलस में स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या, डिफ्रेंशिएशन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट से ही डिराइव करते हैं उसको। और फंक्शन का तो काफ़ी ज़्यादा यूज है। हमको नहीं लगता कि IIT के एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन पे है, सब में फंक्शन का कहीं ना कहीं यूज है। तो बिना फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर पाना
और बिना लिमिट का फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफिनेशन कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो खाना पूर्ति करना अलग बात है, बच्चे को इम्प्रेस करने के लिए लोग अपना चलो कुछ टॉपिक कहीं से उठाया, उसको समझा दिया, क्लियर कर दिया, लेकिन उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम लोग जैसा पढ़ रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीक़ा से क्लास कर रहे हैं और ऐसा ही पढ़ाई करना चाहिए। हम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज में भी देखिए बुक के अगेंस्ट चले हैं। बुक में पहले मैट्रिसेज है, बहुत टीचर भी पहले मैट्रिसेज पढ़ाते हैं, बाद में डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं। तो मैट्रिसेज अगर हम पढ़ाएंगे, अभी डिटर्मिनेंट का इतना यूज हुआ था मैट्रिक्स में, देखें प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा, काफ़ी डिटर्मिनेंट का ही काम है उसमें, कोफैक्टर्स का काम है, तो कोफैक्टर्स सब तो डिटर्मिनेंट में पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अभी नहीं बना पाएंगे फिर। हाँ, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट पहले पढ़ लिए अच्छा से, तो अब मैट्रिक्स में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नियम यही होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट को पहले अच्छा से पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैट्रिक्स को पढ़ना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि डिटर्मिनेंट पढ़ने के दौरान मैट्रिक्स का कहीं भी काम नहीं पड़ा है। हाँ, बुक में उसका क्वेश्चन है, बुक में इसीलिए है कि बुक में पहले मैट्रिक्स पढ़ा दिया, बाद में डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया, इसलिए डिटर्मिनेंट चैप्टर में कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, तो वो अलग इशू है। लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़ने के दौरान थ्योरी और कॉन्सेप्ट में कोई भी मैट्रिक्स का काम नहीं पढ़ा है कहीं भी, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का काम पड़ता है, तो हम देख ही रहे हैं डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उसको करना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन जैसा कि हमारा पुराना किसी भी स्टूडेंट से आप बात करोगे, एक स्टूडेंट मैसेज किया था, दूसरे कोचिंग में वो पढ़ता था हमारे पुराने स्टूडेंट्स को, और वो उसको परमुटेशन से एकदम इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, मतलब वो परमुटेशन नहीं बनाने के लिए सोच लिया था एग्ज़ाम में। लेकिन मेरा 2 लेक्चर देखने के बाद उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया और बहुत अच्छा मैसेज करके उसको बोला कि भाई अब तो हम आराम से परमुटेशन का क्वेश्चन IIT में बना सकते हैं। जबकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलमोस्ट 10 लेक्चर हम लोग लेते हैं, 10 लेक्चर में से सिर्फ 2 ही लेक्चर अभी देखा है। तो इस प्रकार से जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे जो सबसे टफ चैप्टर लोग मानते हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो ये 3 चैप्टर जो है स्टूडेंट के नज़र में सबसे टफ होता है इन जनरल, जो मार्केट में कहीं और पढ़ते हैं। लेकिन आप हमारे किसी भी पुराने स्टूडेंट्स आप पूछेंगे कि सबसे इजी चैप्टर कौन है, तो वो पहले इसी 3 चैप्टर का नाम बताएगा। सबसे इजी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फंक्शन और जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इजी और टफ का कोई मैप नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है ना। उसको आप जैसे जो चीज़ को आप अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपको समझ में आ गया, तो आपके लिए इजी है। वही चीज़ जो दूसरा लोग पढ़ा है वो अच्छा से नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए वो टफ है। टफ और इजी का यही डेफिनेशन है, जो आपको आ रहा है तो वो इजी है, जो आपको नहीं आ रहा है वो आपके लिए टफ है। इसलिए दिमाग में ये चीज़ नहीं सेट करना कि ये चैप्टर टफ है, ये ईजी है, अभी सबको इक्वली पढ़ना है। और जब कभी भी स्टार्ट करना है कोई चैप्टर पढ़ने के लिए, तो एकदम 0 लेवल से पढ़ना है। कभी भी घमंड में नहीं आना है कि चलो हम तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो कुछ स्किप भी कर देंगे, ऊपर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमेशा फंसता है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं या जो टारगेट के स्टूडेंट्स भी हैं, जो एक बार पढ़े हुए हैं कहीं से, उन लोगों को भी चाहिए एकदम 0 लेवल से पूरा डिटेल में पढ़े कॉन्सेप्ट को, फिर क्वेश्चन बनाए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनाए। तो स्टेप मतलब क्या होता है, जैसे अगर 12th का बात करें तो पहले सबको NCERT कंप्लीट करना चाहिए। जो लोग CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे तो उसको NCERT के साथ साथ एक और बुक कर लेंगे तो अच्छा होगा। अगर NCERT के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर कर लें तो बहुत अच्छा है। NCERT एग्जाम्पलर में जितना भी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन बोर्ड में आता है वो सब दिया हुआ है। या NCERT एग्जाम्पलर नहीं करेगा तो RS अग्रवाल कर ले, RD शर्मा कर ले। तो RD शर्मा या RS अग्रवाल करेगा तब NCERT भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि NCERT का भी सारा क्वेश्चन उसमें रहता ही है, ठीक है। लेकिन कम क्वेश्चन बना के ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो मेरा मानना है कि अगर हमसे कोई बच्चा सजेशन लेता है कौन सा बुक पढ़ें, तो हम उसको प्रेफर करेंगे 12th में NCERT का एक क्वेश्चन बनाना है, साथ में NCERT एग्जाम्पलर बनाना है। ये दोनों करने के बाद ना तो CBSE का एक भी क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है, और ना ही किसी भी बोर्ड का, है ना। हालांकि NCERT एग्जाम्पलर में 50% JEE को भी कवर कर लेता है। और उसके बाद JEE का क्वेश्चन बैंक को 100% बनाना है, ठीक है। JEE का क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसको करना है, और मेरा नोट्स को रिवाइज करना है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी बुक नहीं पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रैंक से बच्चा इतना पढ़ के रिजल्ट दिया है, बहुत टॉप लेवल का रैंक दिया, 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स भी बच्चे लाए हैं इतना पढ़ के। तो आप विश्वास कीजिए, इससे अधिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और इतना पढ़ने के लिए आप एक दिन में बस 2 घंटा पढ़िएगा रेगुलर रूप से, तो आप आराम से अचीव कर सकते हैं, IIT का सारा क्वेश्चन टेकअप कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन 2 घंटा पर डे करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। एनसीईआरटी पहले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई और बुक एक सब्स्टिट्यूट के लिए ले लेंगे। जो लोग बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसको बस एनसीईआरटी ही सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी करना है। और कुछ ऑब्जेक्टिव का हम देंगे, फर्स्ट जो है सीट हम दिए थे डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में भी देंगे, और आगे के भी चैप्टर्स में कैलकुलस में ऑब्जेक्टिव का सीट देंगे। चूँकि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है तो ऑब्जेक्टिव सब सीट से ही आ जाएगा 100%। बिहार बोर्ड वाले को ऐसे करना है, सीबीएसई वाले बोर्ड को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या नहीं तो आरडी शर्मा कोई कर लेना है। बाकी जेई के लिए करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ में जेई का क्वेश्चन बैंक करना है। और मेरा सीट 100% करना है। सीट कर लेंगे तो उसमें क्वेश्चन बैंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन लगभग हम सीट में देते ही हैं, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।